देखो बच्चों, पिछली जो क्लास अपनी थी उस क्लास में अपने पढ़ लिया था कि जो सोलिबिलिटी सॉलिड की इन लिक्विड के अंदर कि जो ठोस हैं वो द्रव्य के अंदर किस प्रकार से घुलते हैं, इसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी पूरी। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। क्या कहेंगे? गैसों की द्रव्य में विलेयता। आज का टॉपिक क्या है? गैसों की द्रव्य में विलेयता। गैसों की द्रव्य में विलेयता। देखिए, अधिकांश जो गैसें होती हैं, जो गैसें हैं वो क्या होती हैं? जल ले लो या कोई अन्य द्रव्य है, उसमें एक निश्चित मात्रा में घुलनशील होती है। कि जो गैस है जल या अन्य द्रव्य में निश्चित मात्रा में वो क्या होते हैं? घुलनशील होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि अधिकांश गैसें द्रव्य में घुल जाती हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर क्या कह सकते हैं कि जो जलीय जीव जितने भी हैं, जलीय जीव, तो जलीय जो जीव हैं वो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन है, गैस, वो जल में घुली हुई है, उसको श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। उसी प्रकार से कहें कि जो आपके मृदु पेय होते हैं, मृदु पेय पदार्थ जैसे आपका क्या हो, जैसे आप सभी परिचित हैं कि पेप्सी है, थम्स अप है, ये सभी किस प्रकार के हैं? मृदु पेय पदार्थ हैं। तो उसके अंदर क्या घुला रहता है कि जो CO2 गैस है वो जल के अंदर घुली रहती है, H2O के अंदर घुली रहती है। यहाँ पर CO2 H2 के रूप में जो रहेगी तो वो क्या रहती है? या तो H2CO3 कार्बोनिल कंपाउंड्स के रूप में रहती है, या फिर CO2 और H2 और ये कार्बोनिल दोनों क्या रहते हैं? एक साम्य अवस्था में रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो गैसें हैं वो गैसें द्रव्य में क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। या यूं कहें अधिकांश जो गैसें हैं वो द्रव्य में क्या करती हैं? घुल जाती हैं, द्रव्य में विलय हो जाती हैं, यूं भी कह सकते हैं। तो साथ में आप जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहो। गैस, जल या अन्य द्रव्य में निश्चित मात्रा में विलय रहती हैं, या इसको यूं कह सकते हैं कि अधिकांश गैसें द्रव्यों में घुलनशील होती हैं। अधिकांश गैसें द्रव्यों में घुलनशील होती हैं। अब गैसों की द्रव्यों में जो विलेयता होती है, गैसों की द्रव्य में जो विलेयता होती है उसको अपन यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो मोल प्रभाज के रूप में पढ़ेंगे। और मोल प्रभाज के रूप में जो अपना पीछे वाला वीडियो था उसमें अच्छी तरीके से इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो अगला पॉइंट आप लिखना कि गैसों की द्रव्य में घुलनशीलता। क्या लिखोगे? गैसों की द्रव्य में विलेयता को किस रूप में? मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, जिसको किसके द्वारा डिनोट किया गया था? अक्स के द्वारा डिनोट किया गया था। तो मोल प्रभाज द्वारा व्यक्त किया जाता है, मोल प्रभाज द्वारा
व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये 3 लाइनें आप इसमें लिख लीजिए। इसके अलावा देखो एक चीज और है, उसके द्वारा भी जो गैसों की द्रव्य में विलेयता है उसको जाना जाता है, वह है अवशोषण गुणांक। गैसों की द्रव्य में विलेयता को किसके रूप में? अवशोषण, अवशोषण गुणांक के रूप में भी जाना जाता है, जाना जाता है। तो देखो किस रूप में जानते हैं गैसों की द्रव्य विलेयता को? एक तो किस रूप में जानेंगे? मोल प्रभाज के रूप में जानेंगे। किस रूप में जानेंगे? मोल प्रभाज के रूप में जाना जाएगा। दूसरा किस रूप में? अवशोषण गुणांक के रूप में उसको जाना जाता है। अब बात आपकी यहां पर निकल के ये आती है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, कि अवशोषण गुणांक क्या होता है। तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होगी, इसको किस रूप में व्यक्त करेंगे अपन? तो अगला लिखो, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, देखो कोई भी जो गैस है, कोई भी जो गैस होगी, उस गैस की ml में जो आयतन है वो आयतन 1 ml जल में घुला हुआ हो, वो उसका क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक कहलाएगा। कि किसी भी गैस की, क्या कहूंगा इसको, इसके बारे में कि किसी भी गैस की ml मात्रा, ml मात्रा का मतलब यहां किससे लिया जाएगा? सेमी क्यूब से। किसी भी गैस की ml मात्रा, किसी भी गैस की ml मात्रा में आयतन, ml मात्रा में आयतन, में आयतन जो 1 ml जल में घुला हो, जो क्या कहें? 1 ml जल में घुला हो, वह उसका क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक कहलाता है। समझो इस चीज को, किसी भी गैस की ml में जो आयतन ले रहे हैं, कोई भी जो गैस है, उस गैस का सेमी क्यूब ले लो। यहाँ पर सेमी क्यूब में जो आयतन है, उस गैस का सेमी क्यूब में जो आयतन है वो 1 ml जल में कितना घुला हुआ है? 1 ml जल में कितना घुला हुआ है? वो क्या कहलाता है? उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो क्या अवशोषण गुणांक हो गया कि किसी भी गैस की ml में आयतन, किसी भी गैस का ml में आयतन जो 1 ml जल में घुला हुआ हो, वो उसका क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक। तो गैसों की द्रव्य विलेयता को 2 रूप में जाना जाएगा। पहला रूप कौन सा जान सकते हैं अपन? मोल प्रभाज के रूप में जान सकते हैं। और अगले रूप में किस रूप में जाना जाएगा? अवशोषण गुणांक के रूप में जाना जाता है। आगे जो पढ़ना है वो ये कि जो गैसों की द्रव्य विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, वो कौन से कारक हैं जिसके कारण गैसों की द्रव्य में जो विलेयता है वो प्रभावित होती है। जिस प्रकार से अपने ठोस की द्रव्य विलेयता के कारक पढ़े थे, ठोस की द्रव्यता विलेयता के कारक पढ़े थे, उसी रूप में यहाँ पर गैस की द्रव्य में विलेयता के कारक हैं, उनको पढ़ना है। तो हेडिंग डाल दो अगले कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हेडिंग आ जाएगी? गैस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पूरी हेडिंग डाल दो साथ में। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये तो गैस के लिए। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और कौन सा एक लॉ है, कौन सा नियम है जिसके आधार पर अपन इसकी विलेयता को पूरी तरीके से समझा सकते हैं या बता सकते हैं। वो नियम काफी महत्वपूर्ण है। पहले इसके जो ऊपर वाले जो पॉइंट हैं वो पॉइंट को ले लेते हैं और उसके बाद में उस नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो कारक है
वह है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति कि गैस की जो प्रकृति है वो एक गैस की द्रव्य विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। नेचर ऑफ गैसेस की गैस की प्रकृति क्या है, यानी इसमें आप याद रखो कि जो भी गैस होगी वो गैस विलायक से क्रिया करके, जो भी गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना लेती है, जो गैस विलायक से क्रिया करके यौगिक बना लेती है, या यूं कहें कि वो आसानी से द्रवित हो जाती है, गैस जो है आसानी से द्रवित हो जाए, या यूं समझ सकते हैं कि जो गैस आप द्रव में घोल रहे हैं वो आसानी से क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए। तीन बातें मैंने बताई। पहले क्या बताई, जो विलायक से क्रिया करके क्या बना ले, यौगिक बना ले। दूसरा, जो आसानी से द्रवित हो जाए। और तीसरी क्या बताई, जो आसानी से आयनीकृत हो जाए। ये जो गैसें हैं उनकी विलेयता विलायक में क्या होती है, अधिक होती है। चलो तीन कौन कौन सी बातें बताई। पहली बात क्या है कि जो गैस, लिख लो साथ में, कि जो गैस विलायक से आसानी से क्रिया करती है, जो विलायक से आसानी से क्रिया करती है, या जो आसानी से द्रवित हो जाती है, या जो गैस आसानी से द्रवित हो जाए, या तीसरी बात क्या बताई कि जो गैस आसानी से क्या हो जाए, द्रवित हो जाए, या जो गैस आसानी से आयनीकृत हो जाए, आयनीकृत हो जाती है, की विलेयता विलायक में अधिक होती है। वे विलायक में अधिक विलेय होती है, यूं कह सकते हैं, हो जाती है। वे विलायक में अधिक विलेय होती है। समझो इस चीज को दोबारा, कि जो गैस विलायक से आसानी से क्रिया कर लेती है, गैस को आपने द्रव्य के अंदर डाला, विलायक यहां पर क्या है, आपका द्रव्य है, विलायक द्रव्य है ना, द्रव्य के अंदर डाला तो उसे आसानी से वो क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, आसानी से रिएक्शन कर लेगी। तो क्या होगा, उसके अंदर घुल जाएगी, मिल जाएगी, उसमें जो डिजोल्व हो जाएगी पूर्ण रूप से। गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रवित हो जाएगी मतलब कम प्रेशर के ऊपर, कम दाब के ऊपर वो क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी गैस। गैस किस में आ गई, द्रव में आ गई, आपको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, आसानी से द्रवित हो गई। तीसरा, जो आयनीकृत हो जाए, आसानी से आयनीकृत हो जाए, जैसे आपका HCl है, HCl गैस है, तो HCl गैस को आप जल के अंदर डालोगे तो क्या हो जाती है, HCl H और Cl में क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी आसानी से। तो वो जो गैसें हैं वो क्या होती हैं, आसानी से इसके अंदर घुल जाती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, उदाहरण क्या ले सकते हैं, जैसे NH3 है, HCl है, HBr है, SO2 है, CO2 है। जैसे एग्जाम्पल लिख दो यहां पर, जैसे NH3 गैस है, HCl गैस है, HBr गैस, SO2 गैस और CO2 गैस। ये जो है वो क्या होगी, आसानी से जल में क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है। ये आसानी से क्या होगी, जल में घुलनशील हो जाती है।
NH3, HCl, HBr, SO2, CO2 जल में आसानी से क्या हो जाती है, घुलनशील हो जाती है। अब यहाँ पर आपका एक कंसेप्ट निकल के आता है, एक प्रश्न बन जाता है कि ये आसानी से जल में घुलनशील क्यों हो जाती हैं, जल में आसानी से क्यों घुल जाती हैं, जबकि H2, N2O2 यहां लिख रहा हूं, जबकि H2, N2O2 ये जल में आसानी से नहीं घुलती हैं, जल में आसानी से नहीं घुलती हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है, आसानी से नहीं घुलती हैं, आसानी से नहीं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण यह है कि ये जो गैसें हैं, इन गैसों को जब आप जल के अंदर डालोगे या द्रव्य के अंदर डालोगे तो उस समय क्या होगा कि इनके बीच और जल के बीच, इनके बीच और जल के बीच या तो हाइड्रोजन बंध बन जाता है या फिर वांडर वाल्स बंध बन जाता है। देखो यहां पर कहा जल में घुलनशील हो जाती है, आसानी से घुल जाती है। तो इसका कारण क्या हो गया कि इन गैसों को जब आप जल के अंदर घोलोगे तो वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन बंध या वांडर वाल्स बंध का निर्माण कर लेती है। उस हाइड्रोजन बंध और वांडर वाल्स बंध के कारण ये आसानी से घुल जाती है। अब देखो हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है उसको मैं बता देता हूं यहां पर, ठीक है। इसको मैं स्पेस करने के लिए मिटा रहा हूं। देखिए जल आपका क्या है, HOH, NH3, H, ये NH3 का। अब इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन दोनों के बीच कौन सा बंध क्रिएट हो गया, ये हाइड्रोजन बंध बन गया। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध को किसके द्वारा दर्शाते हैं, डैश डैश के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। दोनों के बीच कौन सा बंध क्रिएट हो गया, हाइड्रोजन बंध। और इस हाइड्रोजन बंध क्रिएट होने से क्या कह सकते हैं कि ये आसानी से जल में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, आसानी से जल में घुल जाती है। तो याद रखना कि ये जो गैसें हैं वो आसानी से जल में घुल जाएंगी, जबकि ये जो होती हैं ये आसानी से नहीं घुलती है, ये आसानी से नहीं घुलती है क्योंकि ये इस प्रकार के कोई क्रिया नहीं करती हैं। या यूं भी कह सकते हैं इसको एक दूसरी चीज कि जैसे हमने ठोस में कहा था ना, ठोस की विलेयता में कि समान समान को घोलता है, क्या कहेंगे, समान समान को घोलता है। या ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर आसानी से घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ आसानी से घुलेगा। यदि उसी चीज को यहां पर लेके आए तो अपन क्या कह सकते हैं, ये सभी किस प्रकार के हैं, ध्रुवीय हैं। और जल भी कैसा है, ध्रुवीय है। ये कारण भी कह सकते हैं यहाँ पर। यानी ये जो प्रश्न है उस प्रश्न का देखो दो जवाब मिल गए। एक जवाब तो ये मिल गया यहाँ पर कि ये जल के साथ क्या करती हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेती हैं। दूसरा क्या कहेंगे कि समान समान को घोलता है, समान को घोलता है। तो यहां पर या यूं कह दें, इसको क्या क्या रूप कह दें, ध्रुवीय। ध्रुवीय किसमें घुलेगी, ध्रुवीय गैस किसमें घुल जाती है, ध्रुवीय विलायक, जो क्या है यहां पर आपका द्रव्य में आसानी से घुलती है, आसानी से घुलती है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलती है। तो जैसे एग्जांपल मैं ले लूं HCl का, किसका एग्जांपल ले लूं यहां पर, HCl का एग्जांपल ले लूं कि जो HCl है, HCl किस प्रकृति का है, ध्रुवीय प्रकृति का है। इसको किसके अंदर घोल दिया जाए, H2 के अंदर घोल दिया जाए तो H2 के अंदर ये क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा।
H2 के अंदर आसानी से घुल जाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति भी ध्रुवीय है और इसकी प्रकृति भी ध्रुवीय है। तो इस चीज को मैं यहां पर एक सार के रूप में क्या कह सकता हूं, वो चीज आप नोट कर लो। एक सार के रूप में, एक पॉइंट के रूप में मैं क्या कह सकता हूं, वो ये कह सकता हूं कि HCl बेंजीन की बजाय जल में आसानी से घुल जाती है। क्या कह सकता हूं कि HCl गैस बेंजीन की बजाय H2O में आसानी से घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है। क्यों? कि बेंजीन किस प्रकार का है, बेंजीन कैसा है, एक अध्रुवीय है। बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय है, जबकि जल कैसा है, यह ध्रुवीय है। ठीक है, तो अगली बात याद रखना कि समान समान को घोलता है, ध्रुवीय के अंदर ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय के अंदर अध्रुवीय घुलता है। तो यहां पर ये जो आपके हैं H2N2O2, इनकी क्या बताई, जल में घुलनशीलता कम है, लेकिन इन्हीं को यदि आप एल्कोहल में घोलें, C2H5OH एल्कोहल में घोलें, तो ये आसानी से घुल जाती हैं, आसानी से घुल जाती है। ये लो जी, H2N2O2 जल में आसानी से नहीं घुलती है, लेकिन किस में आसानी से घुल जाएंगी, C2H5OH में आसानी से घुल जाती है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गैस की प्रकृति है वो किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करती है या प्रभावित होती है। चलो उतारो, नोट करो इसको। चलो इसी में एक चीज और याद रखो, वो और नोट कर लो आप। वो ये है कि एक मैंने शब्द आपको क्या कहा था, अवशोषण गुणांक कहा था। अवशोषण गुणांक क्या कहा था, अवशोषण गुणांक। तो जिन गैसों में अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा, जिन गैसों के अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा, वो अधिक विलेय होती है। अगली एक पॉइंट और लिख लो आप कि जिन गैसों में अवशोषण गुणांक का मान अधिक होगा, वे आसानी से विलेय होती हैं, वो आसानी से विलेय होती हैं। तो यहां पर एक लाइन में आपको लिखा देता हूं, अवशोषण गुणांक के आधार पर विलेयता का क्रम, अवशोषण गुणांक के आधार पर विलेयता का क्रम, विलेयता का O2, ये विलेयता क्रम याद रखें। NH3, HCl, SO2, H2S, CO2 और O2, ये इनके विलेयता का क्रम है। ये क्रम किस आधार पर है, उसके अवशोषण गुणांक के आधार पर इसको लिया गया है। चलो तारो, नोट करो इसको। ये तो थी गैसों की प्रकृति। दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा इसका जो कारण है वह बता सकते हैं विलायक की प्रकृति। उसको अभी मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि समान समान को घोलता है, अध्रुवीय के अंदर घुलेगा, ध्रुवीय के अंदर घुलेगा। तो इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पहले इसको भी बता चुका हूं। तीसरा जो कारक है उस पर आ जाते हैं, वह है ताप, टेम्परेचर। कि जो टेम्परेचर है वो गैसों की विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करता है उसके बारे में। तो गैस के द्रव में घुलने की जो क्रिया होती है, क्या कहा, एक लाइन नोट करो कि गैस की द्रव में घुलने की क्रिया,
गैस की द्रव में घुलने की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी होगी। पीछे वाले वीडियो में अपने जहां पर ठोस की द्रव में विलेयता पड़ी थी, वहां पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में चर्चा की थी कि ऊष्माशोषीय विक्रिया हो रही है तो विलेयता क्या रही थी, वहां पर बढ़ रही थी, और ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है तो विलेयता घट रही थी। तो जो ठोस थे, ठोसों में कौन सी विक्रिया हो रही थी? ऊष्माशोषी हो रही थी, इसके कारण उनकी विलेयता बढ़ रही थी। और यहाँ पर गैस की द्रव में घुलने की क्रिया है वो किस प्रकार की है? ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी होने के कारण गैसों की द्रव में विलेयता के मान में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी होगी। अतः ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में क्या आती है? कमी आती है। गैसों की विलेयता में कमी आती है। अब इसको अपन इस रूप में पढ़ सकते हैं कि गैस है वो क्या हुई है? द्रव्य के अंदर घुली हुई है। ठीक है, अब जैसे ही आप उस द्रव्य का ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो क्या होगा? गर्म करने पर जो द्रव्य के अंदर जो गैस है वो क्या हो जाएगी? अपना स्थान छोड़कर कहां चली जाती है? बाहर चली जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी जैसे ही आपने जैसे व्यवहारिक जीवन में आप लेके देखो कि जब जल को गर्म किया जाता है, जल को गर्म करते हैं, तो जैसे आपने उसको गर्म करना प्रारंभ किया तो क्या वो तुरंत गर्म हो जाता है क्या? नहीं होता है। पहले उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे, आपने गौर से देखा होगा, छोटे छोटे उसमें बुलबुले निकलते हैं। छोटे छोटे उसमें क्या करते हैं? क्या होते हैं? बुलबुले निकलते हैं। वो जब बुलबुले गैस के रूप में हैं, वो क्या हो रहे हैं? बाहर निकल रहे हैं। वो जब बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद वो जल क्या होगा? गर्म होना प्रारंभ होगा। तो गैस बाहर निकल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान बढ़ाया तो उसकी जो विलेयता है उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। उसकी विलेयता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है, जैसे CO2 प्लस H2O क्रिया करो, H2CO3 बनता है, साथ में उसकी क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। उसकी ऊष्मा बाहर निकलती है कि CO2 प्लस H2CO3 प्लस में क्या है? ऊष्मा। कि द्रव्य के अंदर, जल के अंदर जो CO2 घोली जाती है वो एक निम्न टेम्परेचर के ऊपर घोली जाती है। ठीक है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी? गैस बाहर निकल जाएगी, उसकी जगह छोड़ देगी। तो क्या याद रखना कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में क्या आती है? कमी आती है। कमी क्यों आती है? उसका कारण क्या है? ऊष्माक्षेपी है। और दूसरा एक और कह सकते हैं कि जो मैंने जल का उदाहरण बताया, जल वाले में जो गैस बाहर निकलती है, तो उस समय क्या होगा कि जब आप उसका तापमान बढ़ा रहे हो तो गैस की जो गतिज ऊर्जा है उस गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मैंने अभी कहा ना कि जब जल को गर्म करोगे तो छोटे छोटे बुलबुले बाहर निकलते हैं पहले, फिर जल गर्म होता है। तो इसमें हुआ क्या कि जब आपने तापमान बढ़ाया तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई, जिसके कारण जो गैस थी वह द्रव्य को छोड़कर कहां निकल गई? बाहर निकल गई। चलो लिखो आगे। अगला क्या लिख सकता हूं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे होगा क्या? जिससे गैस द्रव्य से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। तो ताप दो प्रकार से प्रभावित हो गया कि एक किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होने से विलेयता में क्या आएगी? ताप बढ़ाने पर कमी आती है। दूसरा उदाहरण क्या दे सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है?
वर्दी हो जाती है। ये जो प्रश्न है आपका कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जवाब क्या आ गया कि ताप बढ़ाने पर विलेयता में कमी आती है, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होगी या क्रिया होगी वो कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी। दूसरा कारण ये दे सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे गैस द्रव्य से बाहर निकल जाती है। ये दो कारक है, उसको याद। अब ये तो हो गया कि विलेयता घटती है, लेकिन इसके भी कुछ क्या है? अपवाद हैं। इसके भी कुछ अपवाद हैं। तो यहां पर अपवाद क्या है वो आप नोट करो। इसका अपवाद क्या है? अपवाद हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों ऐसी गैसें हैं कि जिनका तापमान बढ़ाओगे तो उसकी विलेयता बढ़ती है। अपवाद क्या है? H2 है He गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी? इसका कारण भी साथ में होना चाहिए। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इसकी जो अभिक्रिया होगी किस प्रकार की हो जाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। क्योंकि इनकी जो क्रिया होगी, इनकी क्रिया कैसी होगी? ऊष्माशोषी प्रकार की होगी, ये लो। ऊष्माशोषी होने पर उसकी जो विलेयता है वो तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, उतार लो, नोट करो। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति, विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति। कि जो आपने विलायक लिया, उस विलायक में जो आपका गैस और द्रव्य दोनों घुला हुआ है, विलयन बन गया, उसके अंदर अन्य कोई दूसरा पदार्थ यदि आपने डाल दिया, कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है या कोई कार्बनिक पदार्थ है, तो ऐसा पदार्थ है वो गैसों की विलेयता को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कहेंगे? लिख लेना कि विलायक में यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति गैसों की विलेयता को घटाती है, विलेयता को घटाती है। चलो बेटा जी, इसमें इतना याद रखना है कि विलायक में यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति गैसों की विलेयता को घटा देती है। नोट कर लो। दूसरा पदार्थ मिलाया, विलेयता कम हो जाएगी। अब अगला जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव गैसों की विलेयता को जो सबसे अधिक प्रभावित करता है, गैसों की विलेयता को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वह कारक कौन सा है? उसका दाब है। कौन सा होगा? दाब होगा। तो क्या कह सकते हैं हम, क्या नोट कर सकते हैं? लिख दो, गैसों की विलेयता को, गैसों की विलेयता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? दाब है। कि दाब बढ़ाने पर
विलेयता, विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाया तो विलेयता के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये किस प्रकार से वृद्धि होती है, इस चीज को अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन जो किया वो किया हेनरी के द्वारा, हेनरी लॉ के द्वारा। क्या कह रहा हूं कि दाब सबसे अधिक प्रभावित होती है, दाब बढ़ाने विलेयता बढ़ती है। तो इसकी व्याख्या जो की है, इसका जो एक्सप्लेन किया है वह किसके द्वारा किया गया है? हेनरी के द्वारा किया गया है। तो इसको किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन? हेनरी नियम के आधार पर। तो अगला क्या है आपका? हेनरी नियम। कि हेनरी नियम क्या है? हेनरी नियम, पहले परिभाषा नोट कर लो, फिर इसको पढ़ते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, क्या कहेंगे? स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। साधारण सिंपल एकदम सरल भाषा में इसकी परिभाषा होगी। ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं आपको इसके मिल जाएंगी, लेकिन एकदम से जो सटीक परिभाषा जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, याद रखा जा सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर जो गैस की विलेयता है उसको किस रूप में डिनोट करेंगे अपन? मोल प्रभाज के रूप में डिनोट करेंगे। मोल प्रभाज के रूप में इसको जाना जाएगा। आपको बताया था शुरू में कि जो विलेयता उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? मोल प्रभाज के रूप में। तो क्या कहेंगे कि दाब के समानुपाती अर्थात P समानुपाती मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? X के द्वारा। तो ये हेनरी रूल क्या कह रहा है कि जो प्रेशर दाब है वो किसके समानुपाती होता है? मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या यहां पर यदि मैं इस समानुपाती को यहां से हटाऊंगा तो एक क्या आ जाएगा? स्थिरांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्थिरांक आ जाएगा। स्थिरांक को यहां पर किसके द्वारा डिनोट करूंगा? के एच, हेनरी नियतांक के एच, ये एक्स। तो ये जो नियम है वो किसको बता रहा है? ये वाला नियम किसको बता रहा है? ये नियम आपके हेनरी रूल्स को बता रहा है कि P बराबर क्या होगा? P बराबर के एच स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक इंटू एक्स के। अब यहां पर देखो कि P क्या है, के एच क्या है, एक्स क्या है। एक्स यहां पर क्या है? मोल प्रभाज। किसके मोल प्रभाज है? गैस के मोल प्रभाज। यानी एक्स यहां पर क्या है? एक्स, एक्स डिनोट करूं तो एक्स यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स बराबर गैस के मोल प्रभाज, गैस के मोल प्रभाज। और जो के एच है, के एच क्या कहलाएगा? हेनरी नियतांक या स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। ये क्या कहलाएगा? हेनरी स्थिरांक। और P क्या है? P आपका प्रेशर है, जो दाब है वो है। ठीक है, ये इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर आगे इसको देखते हैं। P समानुपाती x की जो मोल प्रभाज है उसके क्या होती है? समानुपाती होती है। स्थिरांक उठाया तो क्या आ गया? P बराबर के एच एक्स। यहाँ पर x क्या है? के एच क्या है? P क्या है? ये आपको मैंने बता दिया। अब इसी चीज को किस प्रकार से सिद्ध करें कि जो गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है, तो उसके लिए हेनरी ने इसका एक कर्व बनाया, एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के द्वारा इस चीज को आसानी से समझा जा सकता है। इसको मिटा रहा हूं, फिर वापस नोट करेंगे। चलो, क्या बताया? हेनरी नियम क्या कहता है? नोट करो दोबारा। यहाँ पर हेनरी नियम वो आपको कहेगा P समानुपाती x या P बराबर के एच एक्स। ये क्या था? हेनरी रूल्स है।
गणितीय रूप इसका हो गया, परिभाषा पहले नोट कर चुके हैं। अब इसको यदि कर्व के आधार पर समझें तो मान लें कि ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक अक्ष पर क्या ले लें, इसके मोल प्रभाज ले लें, और एक पर क्या ले लें, उसका प्रेशर। यानी किसके बीच संबंध दर्शाना है आपको, मोल प्रभाज और पी के बीच, प्रेशर के बीच दर्शाना है। तो यहां पर क्या ले लें, उसके एक्स मोल प्रभाज, और यहां पर क्या ले लें, प्रेशर। कितना प्रेशर उस पर डाल रहे हैं, क्या ले लिया जाए, प्रेशर पी ले लिया जाए। पी का यहां पर मात्रक क्या हो जाएगा, पी का मात्रक यहां पर क्या ले, इकाई क्या ले लें, टोर। क्या ले लें, इसकी टोर, इसकी इकाई ले लेते हैं। यहां पर अक्ष की इकाई, क्या अक्ष का कोई मात्रक होगा, क्या अक्ष का कोई मात्रक होगा ना, कोई मात्रक नहीं, क्योंकि अक्ष को अपने किस रूप में जाना है, उसकी कणों की एक संख्या के रूप में जाना है कि कितने इसके संख्या उपस्थित कितनी है, कण कितने उपस्थित है, उसको हमने जाना है। तो अक्ष की कोई इकाई नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि जो प्रेशर है वह कितना है, प्रेशर नोट इसमें कर लेते हैं। मान लिया ये आपका कितना था, 0 था, यहाँ पर ये 200 है, 400 है, 600 है, 800 ये प्रेशर है। इसी प्रकार से इधर क्या ले लेते हैं, इसके मोल प्रभाज ले लेते हैं। ये मान लिया कि 0.01 है, ये 0.02 है, ये आपका 0.03 है, 0.04, 0.05 इस प्रकार से। अब नियम क्या कह रहा है कि प्रेशर है वो किसके समानुपाती है, अक्ष के समानुपाती है। मतलब क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट रेखा, एक सीधी रेखा हमें यहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो ग्राफ के रूप में आपको क्या मिलेगा, एक ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी ये। तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रकार से कि क्या देख रहे हो आप कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोल प्रभाज के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, आपको स्ट्रेट रेखा, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है इस प्रकार से। तो ये है आपका हेनरी रूल्स के द्वारा प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। अब यहां पर देखो क्या बात निकल कर सामने आती है कि KH का मान यदि आप बढ़ाते हो तो तापमान बढ़ाने पर वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है KH। यहां पर इसी को यदि हम प्रदर्शित करें, इसी को देखो, ये चीज जो है उसमें यदि मैं क्या ले लूं, गैस के मोल प्रभाज ले लूं, क्या ले लूं, एक्स। इसी को देखो, इसी को कैसे प्रदर्शित करें, एक्स बराबर ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, P बटा KH, P बटा KH। KH यहाँ पर क्या आपका उसका हेनरी स्थिरांक है कि हेनरी स्थिरांक का मान कम होगा तो मोल प्रभाज के मान क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मोल प्रभाज के मान ज्यादा होंगे। एक्स बराबर P KH, मोल प्रभाज के बराबर ये मान। तो क्या नोट कर सकते हो यहाँ पर कि KH का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। एक चीज नोट कर लो यहाँ पर कि KH का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। और जिन गैसों में KH का मान कम होता है उसकी विलेयता भी क्या होगी, अधिक होगी। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना, जिन गैसों की KH का मान कम होगा, विलेयता अधिक होगी, विलेयता अधिक होगी, ठीक है। जिन गैसों की KH का मान कम होगा उसकी विलेयता भी अधिक होगी। और यहाँ पर एक चीज और नोट कर लेना कि KH की इकाई क्या होगी, KH की इकाई क्या होगी, यहाँ पर KH की इकाई यहीं से निकाल देते हैं। हेनरी स्थिरांक की इकाई, इसका मात्रक क्या होगा, देखो अक्ष का कोई मात्रक है क्या, अक्ष का मोल प्रभाज का कोई मात्रक है नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा, P बराबर KH। मतलब कि जो KH की इकाई होगी वो किसकी इकाई है, प्रेशर दाब की इकाई है,
वही दाब की इकाई है, क्योंकि अक्स का कोई इकाई है नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि जो दाब की इकाई होगी वही किसकी इकाई होगी? प्रेशर की इकाई होगी। इकाई क्या होगी? नोट कर लेना, जो दाब की इकाई है वही किसकी है? के एच की इकाई होगी। ये इतनी चीजें आपको बेटा याद रखनी है, इकाई होगी। ठीक है, तो ये था हेनरी रूल्स। अच्छी तरीके से इसका गणितीय रूप, परिभाषा और डायग्राम है आपको याद रखना है, क्योंकि इससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो हेनरी रूल्स की सीमाएं क्या है। हेनरी रूल्स की सीमा क्या है और हेनरी रूल का जो नियम है हेनरी, उस नियम का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है आपको जरूर समझ में आएगी। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपकी क्लास है वो कैसी लगी। धन्यवाद।